एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 276। पेज नंबर 276, एग्जाम्पल 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 z3। सेंट्रॉइड की एक खास प्रॉपर्टी होती है, मीडियन जानते हैं ट्रायंगल का। मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब ये होता है कि अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन डाली जाए जो उसको सामने वाली साइड को डिवाइड कर दे, 50-50 में डिवाइड कर दे, बाइसेक्ट कर दे, तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और जहाँ पर सारे 3 मीडियन होते हैं, जहाँ पर तीनों के तीनों मीडियन मिल जाएंगे, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। सेंट्रॉइड क्या करेगा? सेंट्रॉइड जो है वो हर एक मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर, इसको ना ऐसे लिखा जाता है, वैसे बनाया जाएगा कि जैसे ये ए है, यहाँ से मैंने इस पॉइंट को, ये डी है, ये डी इसका मीडियन हो गया। ठीक है, तो डी मीडियन का मतलब, ये ए डी मीडियन का मतलब क्या है कि ये जो डी है ये बी सी का मिड पॉइंट है। इसी तरीके से आप मानिए कि ए सी का मिड पॉइंट है ई, उसी तरीके से ए बी का मिड पॉइंट है एफ। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिएगा कि ये तीनों की तीनों जो मीडियंस हैं, ये जहाँ पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम जी बोल देते हैं। जी इज फॉर सेंट्रॉइड। तो यहाँ लिखिएगा कि मीडियन bisects the opposite side on which it falls. So D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, then E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC, and F is the midpoint of AB, F is the midpoint of AB। ये सारे के सारे मिड पॉइंट हो गए। तो इन सबके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। हाँ जी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। इधर x1 और x2 क्या है? x2 और x3। तो इन दोनों का एवरेज, मिड पॉइंट का मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इसका x कोऑर्डिनेट दोनों ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो x2 + x3/2, y2 + y3/2, y2 + y3/2, z2 + z3/2, z2 + z3/2। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स डी के। अब इसी तरीके से हम बाकी दोनों के भी निकाल लेंगे। बाकी दोनों जो है ये भी मिड पॉइंट्स हैं, जैसे ये है ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है। तो ई के भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई ये हो जाएगा x1 + x3/2,
x1 plus x3 by 2 comma y1 plus y3 by 2 y1 plus y3 by 2 comma z1 plus z3 by 2 z1 plus z3 by 2। तो ये E के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ F, F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 plus x2 by 2 कॉमा y1 plus y2 by 2 कॉमा z1 plus z2 by 2 z1 plus z2 by 2। तो ये हमारे पास D के, E के और F के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो सेंट्रॉइड होता है वो उसको आप लिखें द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। लिखिए द पॉइंट where all the medians intersect is called centroid, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं G of the triangle। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जो सेंट्रॉइड है वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। हर एक मीडियन को वो 2:1 के रेशियो में सेंट्रॉइड डिवाइड करता है। ठीक है, तो पहले जो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स लिखाए हैं इनको यहाँ पर मेंशन कर दो। जैसे D है तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, D के कोऑर्डिनेट्स x2 plus x3 by 2, छोटा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2 कॉमा z2 plus z3 by 2। ये D के कोऑर्डिनेट्स हो गए, D के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 plus x3 by 2 कॉमा y1 plus y3 by 2 कॉमा z1 plus z3 by 2। ये E के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरह से F के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 plus x2 by 2 कॉमा y1 plus y2 by 2 कॉमा z1 plus z2 by 2। ऑनलाइन वाले बता दें बेटा, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिएगा कि क्योंकि वो हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब A से G तक वाली लेंथ इज 2 और G से D तक वाली लेंथ इज 1। सिमिलरली B से G तक वाली लेंथ इज 2 एंड G से E तक वाली लेंथ इज 1 एंड C से G तक वाली लेंथ 2 और G से F तक वाली लेंथ 1। ये रेशियो हो गया। तो आप किसी एक मीडियन को पकड़ दीजिए, क्योंकि G तो तीनों ही मीडियंस पर लाई कर रहा है ना, तो मेरे पास x1 y1 z1 ये A के कोऑर्डिनेट हो गए और D के कोऑर्डिनेट x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2 z2 plus z3 by 2 ये आ गए। तो आप ये देखिए कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हैं, बीच में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और रेशियो दे रखा है 2:1, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? जब हम सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो सेंट्रॉइड इस मीडियन को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, इस मीडियन को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा और इसको भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगर मैं कोई एक मीडियन ले लूँ, मान लीजिए मैंने AD ले लिया, तो A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, सिमिलरली D के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास है और m1 और m2 भी मेरे पास है, तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें अप्लाई सेक्शन फार्मूला on the
मीडियन AD on the median AD, तो coordinates of G is equal to क्या हो जाएगा, वही m1 x2 plus m2 x1 upon 2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon 2 comma m1 z2 plus m2 z1 upon 2। ठीक है, तो ये G के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास x1 y1 z1, x1 y1 z1 तो x1 y1 z1 ही है, और x2 y2 z2 है, x2 plus x3 y2, y2 plus y3 y2 और z2 plus z3 y2, और m1 m2 है 2 plus 1 नहीं होना चाहिए, 2 plus 1 सॉरी 2 plus 1, बल्कि मैं गलत लिख गया, ये 2 2 जो है मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये m1 plus m2 होगा। शुरुआत में मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो m1 plus m2, m1 plus m2 ये हो गया। अब m1 x2, तो यहाँ पर x1 मेरे लिए ये है और x2 मेरे पास ये पूरी टर्म है x2 plus x3 by 2, तो m1 x2 यानी कि 2 into x2 plus x3 by 2, तो 2 into x2 plus x3 by 2, ये क्या हो गया m1 x2 plus m2 x1, m2 क्या है 1 और x1 क्या है, x1 ही है, 1 into x1 अपॉन m1 plus m2 यानी कि 2 plus 1, ये हो गया। सिमिलरली m1 by 2 कैसे निकालेंगे, 2 into this term y2 plus y3 by 2, तो 2 into y2 plus y3 by 2 plus 1 into y1 अपॉन 2 plus 1 m1 plus m2, फिर वही m1 z2, तो m1 क्या 2 और z2 क्या z2 plus z3 by 2, तो 2 into z2 plus z3 by 2 plus m1 z2 m2 z1, तो 1 into z1 अपॉन m1 plus m2 मतलब 2 plus 1, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब इधर देखिए 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल और इधर भी 2 से 2 कैंसिल, तो इधर न्यूमरेटर में क्या बचा, x1 plus x2 plus x3 अपॉन 3, x1 plus x2 plus x3 अपॉन 3, फिर इधर क्या बचा y1 plus y2 plus y3, y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3, फिर z1 plus z2 plus z3 अपॉन 3। तो कुल मिलाकर अगर हमें कोई भी ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है कि उनको एक एक करके सबको ऐड करना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है। x वाले तीनों ऐड करो, डिवाइड बाई 3 कर दो, तीनों ऐड करो, डिवाइड बाई 3 कर दो, ऐसे ही y वाले तीनों ऐड करो, डिवाइड बाई 3, z वाले तीनों ऐड करो, डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। बोलिए जी, क्लियर? चले आगे? ठीक है, यस सर। चलिए जी, अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 8 10 एंड 6 10 -8 इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन, इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। तो YZ प्लेन क्या होता है? YZ प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ पर Y की और Z की उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन X की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर XZ प्लेन होगा तो उसमें X की कुछ वैल्यू होगी, Z की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन Y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे इसमें अगले वाला जो एग्जांपल है ये बता दें। हाँ जी, अगला वाला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 8 10। तो ए को बोल दीजिए, ए के कोऑर्डिनेट्स 4 8 और 10, और बी जो है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 6 10 -8।
ये जो है ये यहाँ पर कौन इसको डिवाइड कर रहा है, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन मतलब कोई ये प्लेन बना लो आप ऐसे, तो मैंने ये वाली एक्सिस दिखा दी y और ये वाली एक्सिस दिखा दी z। तो y और z की हेल्प से जो प्लेन बन रहा है वो हमारा वाई जेड प्लेन हो गया। और वाई जेड प्लेन पर कोई एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट से ही तो वो लाइन गुजरेगी ना, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने P बोल दिया और उस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, क्योंकि वाई जेड प्लेन है तो इस पर y की कुछ वैल्यू होगी, z की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 वाई जेड। ठीक है, तो since the line is getting divided by the yz plane, so let the coordinates of the point of intersection of line and yz plane be P 0 yz, 0 yz मान लिया, and let P divides the join of AB in the ratio K:1। तो जब कभी हमसे रेशो पूछा जाता है तो हम उसको K:1 बोल देते हैं। ठीक है, जॉइन ऑफ AB इन द रेशो K:1। तो A से P तक वाला K हो गया और P से B तक वाला 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, सो इधर लिखो M1, इधर लिखो M2। M1 कितना हो गया K और M2 कितना हो गया 1। M1 हो गया K और M2 हो गया 1। फिर X1 Y1 Z1, तो X1 क्या हो गया 4, Y1 क्या हो गया 8 और Z1 हो गया 10। ऐसे ही इधर X2 क्या हो गया 6, Y2 इज 10 और Z2 इज -8, 6 10 -8, ये हो गया। हम डिवाइड्स द जॉइन ऑफ AB इन द रेशो K:1। ठीक है, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ AB, ये जो जॉइन है ना AB का जो जॉइन है उसको K:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि अब सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P is equal to M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2, comma M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2, comma M1 Z2 plus M2 Z1 अपॉन M1 plus M2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए P के, और P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो वैसे क्या है 0 Y और Z, 0 Y और Z, ये हो गया।
हम वही वैल्यू लिखिए m1 x2 m2 x1 सब वैल्यू लिखिए। m1 x2 कितना हो गया k इंटू 6 तो 6k प्लस m2 x1 यानी कि 1 इंटू 4 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। फिर अगला m1 y2 मतलब k इंटू 10 तो 10k प्लस m1 y2 m2 y1 तो 1 इंटू 8 मतलब 8 अपॉन k प्लस 1। फिर m1 z2 क्या है k इंटू माइनस 8 तो माइनस 8k प्लस m2 z1 यानी कि 1 इंटू 10 तो मतलब 10 अपॉन k प्लस 1 और इज इक्वल टू 0 y और z। ठीक है, अब जब इतना आ गया तो भाई देखिए मैं इसको 0 के इक्वेट कर दूंगा क्योंकि यही मेरे लिए आसान है। हम किसी भी कोऑर्डिनेट को मतलब कोई भी, चाहे हम x वाले कोऑर्डिनेट को, चाहे y वाले को, चाहे z वाले को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है ना कोऑर्डिनेट दोनों। तो मैं तो 0 वाले के इक्वल करूंगा ताकि k की वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो हम ये कहेंगे कि क्लियरली 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये k प्लस 1 इधर चला जाएगा तो 6k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू माइनस 4 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 तो k इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो क्या रेशो माइनस 2/3 आ सकता है? हम ये कहेंगे आ सकता है। ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस 2/3 रेशो आ गया। उन्होंने सिर्फ रेशो आपसे पूछा था तो आप ये कहेंगे सो yz plane divides the join of AB in the ratio 2:3 externally। जब भी कभी रेशियो जो है वो नेगेटिव में आ जाए तो आप ये कहेंगे कि डिवाइड्स द जॉइन ऑफ एनी लाइन इन द रेशियो, जो भी रेशियो दे रखा है एक्सटर्नल, कि एक्सटर्नल डिवीजन का ये केस है। अगर फर्स्ट वाले का -2/3 वेरिएशन है, हाँ। बाकी दोनों का भी सेम ही आएगा। बाकी दोनों का भी सेम आएगा। सर? तो ये जो क्वेश्चन है, हाँ जी बोलिए। सर मेरा जो रेशियो आया है वो 3:2 आया, तो सर वो सही है? नहीं, वो गलत है भाई, -2/3 आना चाहिए। आप देखो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। सर नहीं, मतलब जो k की वैल्यू आई है वो -3/2 आई है क्योंकि मैंने 4k प्लस 6 करा है। 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नहीं सुनो तो सही, 4k प्लस 6 जो आपने करा है तो उसमें 4k प्लस 6 कैसे करेंगे भाई? आप रेशियो तो k:1 लोगे ना, a से b तक। आप 4k Yes, प्लस sir. 6 कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप m1 इंटू x1 कर रहे हो। m1 इंटू x2 किया जाता है और m2 इंटू x1 किया जाता है। यस सर। समझ रहे हैं? तो ये गलती हुई है आपसे। आप m1 के साथ में x2 और m2 के साथ में x1 लोगे। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। क्या पूछ रहे थे दिव्यांश जी? 10k प्लस 8 और बाकी में भी उनके लिए भी k की वैल्यू यही है। उनके लिए भी k की वैल्यू ये है। मतलब अगर ऐसा है कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ रेशो पूछा है, वो ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो अगर वो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए बोलेंगे तो आप यहाँ पर k की वैल्यू डालकर y की इक्वेट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इधर k की वैल्यू डालोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आप बोलोगे कि 0, दैट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z जो भी होगी, आप कहेंगे कि ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके? उस पॉइंट के जहाँ से वो लाइन होकर गुजर रही है। वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? YZ प्लेन पर, इसीलिए उस पर x की वैल्यू 0 है। सर रेशियो तो बाकियों से पता नहीं चलेगा, सिर्फ x बाकियों से इसलिए नहीं पता चलता, नहीं बाकियों से पता चल सकता है लेकिन मेरे पास y और z की वैल्यू नहीं है ना, इस वजह से मैंने इसको 0 के इक्वेट इस वजह से करा है क्योंकि ये वाला आसान है, 0 है, उधर y और z की वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद जरा देखिएगा एक्सरसाइज 12.3 जो है, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में छोड़ रहा हूँ, आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कोलिनियर वाला है। कोलिनियर वाला गिवन दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर। अच्छा, ये दे रखा है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। फाइंड द रेशो इन विच Q डिवाइड्स PR। तो Q
पी आर को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो क्यू क्या हो गया, मान लीजिए कि क्यू तो हो गया बीच वाला पॉइंट, पी इधर वाला पॉइंट और आर इधर वाला पॉइंट। तो आपको वो रेशो पूछ रहे हैं कि किस रेशो में वो डिवाइड करते हैं। तो वो जो रेशो है उस रेशो को आप K:1 मान लो, M1:M2 मानोगे ना तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। K:1 में क्या फ़ायदा रहता है कि K:1 का मतलब है K/1 और एनीथिंग अपॉन 1 वो एनीथिंग के बराबर ही रहता है। तो जब मैंने K:1 रेशो माना था तो K की वैल्यू -2/3 आ गई, तो इसका मतलब ये K/1 की वैल्यू आई है, ये K/1 की वैल्यू आई है। तो यही आपका M1/M2 है, तो M1/M2 आपका -2/3 आ गया, ठीक है ना। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहा हूँ। 3 बिल्कुल इसी के जैसा है, YZ प्लेन वाला है। फाइंड द रेशियो इन व्हिच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। उसके बाद 4th है यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये वाला क्वेश्चन हम देख चुके हैं एग्जांपल नंबर 8 जैसा। उसके बाद देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए बस अभी। चलिए अब जरा देखिए ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना किसी भी चीज़ को। तो अब एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 5 है, इसमें है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which trisect the line segment joining the points P 4 to -6 and Q 10 -16, 6। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P है 4 to -6 और दूसरा पॉइंट है Q। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 -16, 6। 10 -16, 6 ये है।
तो अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट्स दो होंगे ना, पॉइंट्स हमेशा ट्राइसेक्शन के। तो दो पॉइंट्स कैसे होंगे भाई, एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा। तो पी क्यू, इसको बोल दो आर, इसको बोल दो एस। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो तीनों लेंथ्स हैं ये इक्वल होंगी। तो हमने ये कहा यहाँ से और यहाँ तक वाली जो लेंथ है इसको मान लीजिए के, यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ भी के हो गई और यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ भी के हो गई। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो के ये हो गया। अब हम ये कहेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स, फॉर कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये करेंगे कि m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 हो जाएगा pr अपॉन r क्यूब, pr अपॉन r क्यूब। अब pr कितना है k और r क्यूब कितना है k प्लस k मतलब 2k, k से k कट गया है। तो m1 इज टू m2 कितना आ गया 1 अपॉन 2, ठीक है 1 अपॉन 2 1 इज टू 2। तो ऐसे लिख लेते हैं m1 m2, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, x1 4, y1 2 और z1 -6। इसी तरह से x2 10, y2 -16 और z2 प्लस का 6। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई, इनकी सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं m1 और m2 इनकी सबकी वैल्यू हो गई। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। अच्छा ये जो है ना, देखिए पोर्शन तो बहुत आसान वाला है 3D में, लेकिन आप ये देखो कि इसमें ना गलती हो जाती है कई बार। तो इसलिए मैं जितने भी 1 1 1 1 वाले हैं वो सारे तो मैं इधर लिख लेता हूँ, और जो 2 2 वाले हैं जो टर्म्स हैं वो सारे इधर लिख लेते हैं, क्योंकि हमको करना होता है m1 x2 m2 x1, तो सामने लिखे रहते हैं तो गलती होने के चांसेस जो है लगभग खत्म हो जाते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये r के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिख लेंगे बाई सेक्शन फार्मूला m1 x2 तो 1 into 10 सीधा लिखिए 10 प्लस m2 x1 तो m2 x1 यानी कि 2 into 4 सीधा 8 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2 तो m1 y2 1 into -16 m2 y1 तो 2 into 2 मतलब 4, 2 into 2 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। फिर m1 z2 तो 1 into 6 प्लस m2 z1 तो 2 into -6, 2 into -6 is -12 अपॉन 1 प्लस 2, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 18, 18 अपॉन 3 is 6, -16 प्लस 4 is -12 अपॉन 3 is -4, 6 minus 12 is -6 upon 3 is -2। तो ये मेरे पास 6 -4 और -2, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए r के, 6 -4 और -2। उसके बाद अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने s के। तो s के कोऑर्डिनेट्स निकालना हमारे लिए बेहद आसान है, क्योंकि r आ चुका है, q दे रखा है। तो सीधी सीधी बात है कि s जो है वो r q का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन फार्मूला मत लगाना, मिड पॉइंट फार्मूला आसान रहता है, x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2 ऐसे करके। तो यहाँ लिखेंगे s इज द मिड पॉइंट ऑफ r क्यूब,
यहाँ मेंशन कीजिएगा कि नाउ S is the midpoint of RQ, so its coordinates will be, भाई दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 ऐसे ऐसे करना है, तो 6 + 10/2 कॉमा -4 + -16 मतलब -4 - 16 अपॉन 2 और -2 + 6/2 तो 6 + 10 is 16, 16/2 is 8, -4 - 16 is -20, -20/2 is -10, -2 + 6 is 4, 4/2 is 2, तो 8 - 10/2 ये S के कोऑर्डिनेट्स आ गए, S मिड पॉइंट है R और Q का। तो यहाँ तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, फिर इसके बाद मिसलेनियस शुरू करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ से अब जैसे ये 3D ज्योमेट्री है तो अब हम मिसलेनियस सबका करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो मिसलेनियस से स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 11, मिसलेनियस एग्जांपल्स। तो पहले इसका मिसलेनियस कर देंगे, फिर उसके बाद आप सीक्वेंस एंड सीरीज या परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसका कहेंगे उसी सीक्वेंस में हम कर लेंगे। तो मिसलेनियस के एग्जांपल देखिए जरा। तो इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 11 है, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD but it is not a rectangle. Vertices of a parallelogram ABCD but it is not a rectangle. तो ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस तो हैं, लेकिन वो पैरेललोग्राम तो बन जाएगा, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं होगा। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD but it is not a rectangle. तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? रेक्टेंगल होने के लिए उसके जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। और पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की लेंथ तो इक्वल नहीं होती, लेकिन जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्होंने आई थिंक डिस्टेंस लगा रखा है, इन्होंने डिस्टेंस फार्मूला लगा रखा है, वो नहीं लगाना, लंबा मेथड है। हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। अब ये देखने में रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, और हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे सीधा अभी, क्योंकि अभी मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करा है। तो पहले मुझे ये प्रूव करना है कि ABCD 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो मैंने बोला A इधर है, A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 2 3, B इधर है, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 -2 -1, -1 -2 -1, और इसी तरह से C जो है, C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 3 2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 2, और जो एक पॉइंट है D, तो D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन्होंने 4 7 6, D के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 7 6। तो हम ये कहेंगे, सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। so midpoint of AC must be equal to midpoint of BD. so midpoint of AC must be equal to midpoint of BD. मिडपॉइंट ऑफ BD देखिएगा, ये AC है, ये AC है, और ये BD है। तो ये जो AC है ना, ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है, ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये BD का मिडपॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये जो BD है ये इस AC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो AC है, इस AC का मिडपॉइंट भी यही होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का मिडपॉइंट तो सेम होना चाहिए। जब दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो दोनों को मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ AC का। तो आप यहाँ कहें मिड पॉइंट ऑफ AC कैलकुलेट करिए,
मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मैंने ए सी का मिड पॉइंट कैलकुलेट करा तो वो कैसे निकलेगा, ये 1 + 2/2, 1 + 2/2, कॉमा 2 + 3/2, कॉमा 3 + 2/2। तो 1 + 2 is 3, तो 3/2, 2 + 3 is 5, तो 5/2, 3 + 2 is again 5, तो 5/2। ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ एसी। ऐसे ही मिड पॉइंट ऑफ बीडी, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, तो 4 ± 1 यानी कि 4 - 1/2, कॉमा 7 ± 2/2 यानी कि 7 - 2/2, कॉमा 6 ± 1/2 मतलब 6 - 1/2। तो 3/2, 5/2 और 5/2, ठीक है। Hence ABCD is a पैरेललोग्राम। एक चीज तो ये प्रूव हो गई, एक तो ये प्रूव हो गया कि ABCD पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम कैसे होगा? क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट्स जो हैं वो सेम है। नहीं नहीं नहीं, हम ये कहते हैं कि भाई AC, ये जो AC है, AC का मैंने मिड पॉइंट निकाला तो वो मिड पॉइंट भी वही आ रहा है और BD का मिड पॉइंट भी वही आ रहा है, तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया, ये पैरेललोग्राम तो हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। जब भी कभी हम ये कहते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। मिड पॉइंट सेम है तो वो पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस भी हो सकता है और वो स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक। हमें ये प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल नहीं है, वो रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल जब वो नहीं है तो उसका सीधा सीधा हमको ये देखना होगा कि भाई रेक्टेंगल नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई उसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर डायगोनल्स एक पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसके डायगोनल्स को अनइक्वल प्रूव कर दो। तो AC और BD इसकी लेंथ निकाल लो आप। हम ये करेंगे AC क्या होगा, अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो AC क्या होगा, √ x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 - 3 - 1 -1 का स्क्वायर इज 1। तो AC की वैल्यू आ गई √3। इसी तरह से BD, अब BD निकालेंगे, ठीक है। अच्छा याद रखना भाई ये तरीका पूरी तरीके से ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक एक की लेंथ निकाल रखी है, तो ये तरीका पूरी तरीके से ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आप यही करेंगे, मिड पॉइंट दोनों के इक्वल कर दो, आपको बहुत शॉर्टकट तरीका है ये, ठीक। अब ऐसे BD निकाला तो BD में क्या होगा, ये दिस प्लस दिस बाई 2 मतलब सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 - -1, 4 - -1 मतलब 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - -2 मतलब 7 + 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 यानी कि 6 - -1 मतलब 6 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 4 + 1 is 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 + 2 is 9, 9 का स्क्वायर इज 81, 6 + 1 is 7, 7 का स्क्वायर इज 49। तो कितना हो गया, √155। तो ये वैल्यू आ गई। तो AC और BD दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हम ये कहेंगे सिंस AC is not equal to BD, so it is not a rectangle। अगर ये रेक्टेंगल होता, पैरेललोग्राम प्रूव करते ही अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ जाती तो फिर मैं कहूँगा कि भाई फिर तो ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक। चलिए जी, इसके बाद बताइए, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद देखिएगा,
एग्जाम्पल नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B आर इक्वल। तो A और B से हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स, सेट ऑफ द पॉइंट P। तो P के मतलब मेरे को एक इक्वेशन बनानी है, तो P के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x y z। देखिए 12th में find the equation of the set of the points P such that its distances from the points A and B are equal। तो यहाँ पर पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया x y z, और एक पॉइंट है इधर A, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया 3 4 -5। एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया -2 1 4, -2 1 4। तो अब क्या है कि हमको इक्वेशन बनानी है इसके सेट ऑफ पॉइंट्स की कि ये PA और PB दे आर इक्विडिस्टेंट। तो क्या होगा, क्लियरली PA इज इक्वल टू PB। तो PA क्या होगा, अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब y - 4 का होल स्क्वायर, और प्लस z + 5 का होल स्क्वायर। z - -5 मतलब z + 5 हो गया, z + 5 का होल स्क्वायर। फिर देखिएगा कि ऐसे राइट हैंड साइड में x - -2 मतलब x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, प्लस z - 4 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, x² + 9 x² + 9 - 6x प्लस y² + 16 - 8y प्लस z² + 25 - 10z इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर, x² + 4 + 4x प्लस y² + 1 - 2y प्लस z² + 16 - 8z। तो x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, z² से z² कट गया। और कोई वैल्यू है जो कटती हुई नजर आ रही हो? नहीं, और कुछ नहीं। तो चलिए अब x, y और z की सारी जो वैल्यूज है सबको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ। -6x है और इधर 4x है, 4x इधर आकर क्या हो जाएगा, -4x, तो -6x - 4x। फिर y वाली वैल्यू -8y और -2y इधर आकर प्लस का 2y, तो -8y प्लस का 2y। फिर प्लस का 10z है और -8z इधर आकर प्लस का 8z हो जाएगा, तो प्लस का 10z और प्लस का 8z ये हो गया। फिर कांस्टेंट टर्म्स हैं 9 और 16, 25 और 25 50, LHS में 50 है। 4 + 1 5, 5 + 16 is 21, तो माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -6x, सॉरी -10x, -8 + 2 कितना हो गया, -6y, 10z + 8z हो गया प्लस का 18z, और 50 - 21 इज प्लस का 29 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P, ये ऐसे आ गई। ठीक है, ठीक है जी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने -1 कॉमन ले लिया। उसके बाद एग्जांपल 13 है, इसमें सेंट्रॉइड पूछ रहे हैं। ये जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में 6 क्वेश्चंस हैं, और जो एक्सरसाइज 12.3 है इसमें 5 हैं, इसमें से एक मैंने करा दिया है आपको, बाकी के 4 बिल्कुल सेम है। ऐसे एग्जांपल्स हम ट्राई कर चुके हैं, तो 4 क्वेश्चंस वो, और इसकी मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो वो ट्राई करिए, जहाँ अटकोगे वो पूछ लें। ठीक है, अगली क्लास में आप कहें तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ की मिसलेनियस करा दूँ स्टार्ट। हाँ ठीक है, चलिए जी इतना करते हैं। अगली क्लास कल ही है आपकी, तो करके आना 4:30 बजे शाम। ठीक है, वो वेडनेसडे को ऑफ रखा था ना मैंने, इसलिए आज क्लास है।